हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं अब केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, तो खैर चली रही है उतने दिनों से। सेंट्रल डॉगमा में से एक को मैं स्टार्ट करूंगी, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहले ही आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम का 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। पहले आप इस चीज को सेट कर लीजिए अपने दिमाग में। उससे क्या होगा कि हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी और आप प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। बहुत ज्यादा डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट है इसमें, डायग्राम्स को भी करेंगे हम लोग, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक, तो हम लोग किसका जिक्र करते हैं यहाँ पे, सेंट्रल डॉगमा का। किसका? सेंट्रल डॉगमा का। ठीक है, ये रहा सेंट्रल डॉगमा। कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? 11वीं क्लास से आप इसको पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, डीएनए क्या करता है? आरएनए बनाने का काम करता है। क्या करता है? आरएनए बनाने का काम करता है। और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। अगर आप एक डीएनए से उसी की कॉपी बनवाते हैं, क्या करते हैं? एक डीएनए से अगर आप उसी की कॉपी बनवाते हैं, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रेप्लिकेशन का। दैट इज रेप्लिकेशन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेप्लिकेशन। फिर आप क्या करते हैं? डीएनए से अगर आरएनए बनाने का काम करते हैं, डीएनए से आरएनए को फॉर्म करते हैं, दैट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। सब 5 मार्क्स का है। क्या हो जाएगा ये? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर आप उल्टे चले यहाँ से, जो वायरसेस के केस में होता है, अगर आप क्या करते हैं? आरएनए से ही डीएनए बनाने का काम करते हैं, वायरसेस खुद ही बना लेते हैं। दैट इज, यहाँ पे हो जाएगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा वो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और फिर आरएनए अगर प्रोटीन बनाता है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसके पहले, इस सेंट्रल डॉगमा के रिप्रेजेंटेशन के पहले काफी क्लासेस से, मेरे ख्याल से 2 क्लासेस में मैंने इसकी डिवाइडिंग आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में दिया है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए के बीच में आपने बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो लिखे हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस हर बच्चा यही लिखता है कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं देखती हूँ और एक अवेलेबल हो तो मैं निकालती हूँ। डीएनए और आरएनए के बीच का बेसिक डिफरेंस। ऐसे आकांक्षा आप कोशिश कीजिएगा कल कनेक्ट होने के लिए। यस मैम। मेहनत इतनी करी है तो ये बहुत दिन से मेहनत कर रही थी, काफी लगी हुई थी क्वेश्चंस बनाने में, इसलिए बोल रही हूँ। यस मैम, किए, कोशिश रहेगा, करेंगे ज्वाइन। छोटे छोटे डिफरेंसेस है, पहले हम उसको देख लेते हैं।
फटाफट देख लीजिए, एटलीस्ट 5-10 मिनट तो बच ही जाएगा आपका भी मेरा। देखिए, मुझे हालांकि आदत है पहले डीएनए लिखने की, बाद में आरएनए लिखने की, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए का जब भी आप स्ट्रैंड बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक आपने स्ट्रैंड बनाया, कहानी खत्म, ओवर, ठीक है। फिर हम लोग डीएनए को देखते हैं, तो डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। कुछ वायरसेस जो ऐसे हैं उनकी कहानी अनोखी है, वो हम लोग करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में हर जगह पे वायरसेस आएगा आपके पास। नाइट्रोजनस बेसिस याद कीजिए थोड़ा सा, इसमें आपने मास्टरी कर रखी है। एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। यूरासिल जो है ये एक्सक्लूसिव है। यूरासिल क्या है यहाँ पे? एक्सक्लूसिव है, ठीक है। मतलब एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? यूरासिल इज कॉपीराइटेड टू आरएनए एंड थायमिन इज कॉपीराइटेड टू डीएनए। आपको लिखा लिखाया मिल रहा है यहाँ पे, चीजें आपको पता है क्या है। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, यहाँ पे कार्गप्स या फिर चारगप्स रूल भी बोलते हैं इसको। मैं इसको बताती हूँ क्या ये बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पाइरिमिडिन। आरएनए बेचारा तो खुद ही सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। आरएनए क्या है? ये खुद ही सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं, इसकी ये चारगप्स रूल जो है, मैं ये अभी आज की क्लास में आपको बता दी थी, नई चीज मुझे तो आप समझ आएंगे क्या लिख रहा हूँ, जो सभी नंबर में डिफरेंस है, ठीक है। इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, तो ये आगे के बारे में ये जो बोल रहा है ना, ये आगे जब आरएनए पूरा बेचारा बन जाता है तो उसकी स्प्लाइसिंग होती है। उसके बाद आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। एक चारगोप्स रूल तो अभी से कंसर्न करता है, तो ये तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। स्प्लाइसिंग होता है, ये उसकी बात कर रहा है कि ऐसे करके लूप बनता है, फिर वहां पे कटिंग होती है, काट छाट होती है, इसके बारे में बोल रहा है। आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में पाया जाता है, डीएनए पूरे नेचर में, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए का जो लेंथ है वो डीएनए की कंपैरेटिवली छोटा होता है, और डीएनए जो है क्वाइट लार्ज होता है। इसका क्या रीजन है? कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? मैंने एक बहुत साधारण सी बात बोली है, मैंने बोला कि अगर डीएनए है, ठीक है, डीएनए का लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और आरएनए को उसके कंपैरेटिवली जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, आरएनए का लेंथ थोड़ा कम आता है। रीजन क्या है इसका? कोई बताना चाहेगा आप में से? कोई भी स्टूडेंट? कोई भी बोलिए, कोई भी, कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं ये हम बोले तो सही हो सकते, कुछ भी बोलिए। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन मैंने ये बोला है, अगर मैं यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड बना रही हूँ, अगर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये डीएनए का स्ट्रैंड बना रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आरएनए का स्ट्रैंड बना रही हूँ, तो डीएनए का अच्छा डिफरेंस है ये। डीएनए की जो लेंथ है, ठीक है, ये आरएनए के लेंथ से ज्यादा होती है हमेशा। इसका लेंथ डीएनए का जो ज्यादा होगा। मैं इसका रीजन पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों होता है? लेंथ में डीएनए के ज्यादा होता है आरएनए से ना। डीएनए में क्या ज्यादा होता है? कि मैम ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है इसके देखिए, सेंट्रल डॉगमा को जब आपने अभी भी रोशनी, आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। मुझे इस क्लास वाले लेक्चर में करना था, तो दूसरे ही मीटिंग में करना। मैम मे बी बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है आरएनए से। हाँ, उसका रीजन पूछ रही हूँ अरुणिमा, ठीक है, सही बोला आपने। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस उसका रीजन पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों होता है। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा क्यों होता है? हाँ, आरएनए से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसी में सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। देखिए, छोटा सा रीजन है बट अच्छा है, ठीक है। क्या रीजन है तो समझिए।
अभी मैं इसमें इन करूँ, मुझे पता चला। देखिए ऐसा समझिए, अभी अभी मैंने आपको सेंट्रल डॉगमा बनाया, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा फॉर्म किया है, ये रहा। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, मैंने बोला है कि भले ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, नो डाउट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर होता है तो यहाँ पे आरएनए भी डीएनए बनाता है, लेकिन एक और चीज भी तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डीएनए ही आरएनए नेचर में नेचुरल केस जब हम देखते हैं, बहुत अच्छे से समझिए इसको। मैंने क्या किया, यहाँ पे डीएनए बना दिया। आज के बाद से कोई आपको रीजन पूछे तो आप समझा सकते हो उसको। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डीएनए बना दिया। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी, अगर डीएनए आरएनए बनाना चाहता है तो प्रोकैरियोट्स में दूसरे तरीके से एक इसको इनिशिएशन साइट मिलता है जहां से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, और यूकैरियोट्स में भी इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होता है और बाकी का पॉइंट जो है मतलब, तो कुछ ही ऐसा स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं आरएनए बनाने में। तो कभी ऐसा नेचर में हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि जहां से जर्नी स्टार्ट हुई यहीं पे उसको इनिशिएशन का साइट मिल जाए। अगर इनिशिएशन का साइट मिल भी जाए, हो सकता है स्टॉप करने वाला फैक्टर बीच में आ जाए, बोलेगा बस स्टॉप, अब तुम इसके आगे आरएनए नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कभी भी आपको डिफरेंस बताया जाता है तो वहां पे आपको एक चीज और लिखी जाती है कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है, जो क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए है, वो हमेशा ही लेंथ ऑफ आरएनए से ज्यादा होता है, ठीक है। समझ आया होगा, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाते हैं वायरसेस, उसकी बात कुछ और है, वो दूसरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये रीजन अभी बताया है, ये जो पॉइंट है ये वाला नंबर यहाँ पे डाल लीजिए। नेचर में 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो हमारे टीचर जो थे पढ़ाते थे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उन्होंने बोला ना, आप रमेश तिवारी याद कर लो, आपको याद रहेगा, आरएमटी, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ, धीरे धीरे जैसे जैसे डिटेलिंग होती करते जाइए साथ, टाइप्स ऑफ आरएनए लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ आरएनए। ट्रिक के तौर पे क्या कीजिए, यहाँ पे याद रखिएगा सबका अलग अलग काम है, सारे स्पेशल और यूनिक है अपने आप में। छोटे से लिखते हैं ऐसे, ये नहीं कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, नहीं, आर एम छोटा वाला टी, कैपिटल्स में नहीं लिखना है इसको। ये है राइबोसोमल आरएनए, क्या है ये, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, और ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। फुल फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है ये, राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए। डीएनए में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, उसके टाइप्स दूसरे टाइप के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए। और इसी की रिगार्डिंग ये डिफरेंस यहाँ पे लिखा है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, मैसेंजर आरएनए भी होगा, आरआरएनए भी होगा, टीआरएनए भी होगा। डीएनए एक ही फॉर्म में अवेलेबल होता है, शेप के बेसिस पे कुछ टाइप्स होंगी, आगे जाके देखेंगे हम लोग, ठीक है। एमआरएनए जो है ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होगा, राइबोसोमल और टीआरएनए जो है ये कहाँ घूमता है, साइटोप्लाज्म में घूमता है, और डीएनए वही सर्वे सर्वा है, ये जब भी होगा तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, सिवाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपने 11th क्लास में सेल चैप्टर में देखा है, याद आया आपको, उसको छोड़ के बाकी जो सारी चीजें हैं वो आपको कहाँ दिखेंगी, न्यूक्लियस के अंदर कॉपीराइटेड है, कौन, डीएनए, सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को छोड़ के। तो बाय डिफॉल्ट ये बहुत अच्छा डिफरेंस निकल गया है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जितना पॉइंट इसको देना चाहिए था आपके लेवल तक दिया है। हाई लेवल पे जाइए तो डिफरेंस देखते रहिए, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट ये बहुत अच्छा है।
अगर आप में से कोई चाहे या फिर अभी तक मैं समझा रही थी तो आप नोट कर सकते हैं उसको। बहुत अच्छा डिफरेंसेस दे रखा है इस टेबल में, इसका कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको काम आने वाला है। ये हो जाए तो बताइएगा, फिर मैं आपको ना चार बॉक्स रूल समझा देती हूँ। मैम मैम हाँ बोलिए। मैम वो स्टिल समझ नहीं आया कि मतलब डीएनए का लेंथ आरएनए से कैसे क्यों लंबा होता है। देखिए बताती हूँ। देखिए अरुणिमा जब आगे जाएंगे ना, अभी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक छोटी सी बात बताती हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा के थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। मैंने एक नेक्स्ट पेज लिया, रफ वर्क समझ लो। मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स निकालती हूँ। क्या निकालती हूँ? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, विदाउट डायग्राम आपको नहीं समझ आए, समझना है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, चलिए बेचारे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ये फोटो आपकी एनसीईआरटी की है। अब देखिए ये है रफ है, आगे तो मैं बताऊंगी। 2 मिनट्स का टाइम दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दूंगी। तो आगे जब करना है मुझे टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा। देखिए समझते जाइए इसको ध्यान से। यहाँ पे ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है, दिख रहा है सबको? ये क्या है? डीएनए है। ठीक है, इसकी जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डीएनए की जब हम लोग बात करते हैं, ये जो डीएनए है यहाँ पे, तो होता क्या है? डीएनए जो यहाँ पे इस छोर पे मान लीजिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? ये दिस वन। एंड पॉइंट क्या है इसका? ये है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? बट ये कभी भी आरएनए, अब देखिए आरएनए क्या है, इसके पास इतना छोटा सा बना, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक बस कहानी खत्म, यहीं तक आरएनए है इसके पास। मैंने आपको एक छोटा सा रीजन ये बताया, इसका रीजन ये है कि आगे जाके एक प्रोमोटर रीजन होता है। प्रोमोटर का मतलब अगर हम डीएनए के स्ट्रैंड को सीधा करके बना दें, तो एक ऐसी जगह है, जैसे आपके घर में एक मेन डोर होता है ना एंट्री करने के लिए, आपको पता है कि हमें इसी डोर से एंटर होना है। ठीक है, तो ये जो प्रोमोटर रीजन है, ये बताएगा कि तुमको यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसी पे एक क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है, जो कि बोलता है कि तुमको यहाँ पे सिंथेसिस को स्टॉप कर देना है। ये कॉपीराइटेड है, ये रूल है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नहीं मतलब इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, कि डीएनए कैसे अगर आगे कैरी फॉरवर्ड करता है आरएनए बनाने को, प्रोसेस को, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये जो है प्रोमोटर साइट है, साइट नॉट साइड, SIT, और ये जो है टर्मिनेटर साइट। ठीक है, तो जब इस बेचारे आरएनए के बनने के लिए इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बिठाए गए हैं, इसको बोला गया है कि तुम प्रोमोटर से बनना स्टार्ट करोगे और तुम टर्मिनेटर पे जाके फिनिश होगे। और टर्मिनेटर रीजन पे जैसे एक रो फैक्टर बोलते हैं उसको, फिजिक्स में कैसे रो लिखते हैं ऐसे, ये तो बोला जाता है कि एक रो फैक्टर जैसी जाके टर्मिनेटर रीजन पे बाइंड कर जाता है, कहता है भाई तुम हटो यहाँ से, हो गया तुम्हारा काम, ओवर हो गया। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब डीएनए मॉनिटर कर रहा है, डीएनए जब अपने पास चाबी रख रहा है, अपने पास मॉनिटरिंग रख रहा है, कह रहा है तुम यहाँ से यहाँ तक ही आरएनए बना सकते हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये आरएनए बेचारा जो स्ट्रैंड है तो कभी हो ही नहीं सकता डीएनए से लंबा। अब आया समझ में अरुणिमा? यस मैम। है ना? तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग आगे जाके करेंगे, उसी को मैंने शॉर्ट में उस टाइम बोला था, तो समझ में आई आपको बात। ऐसे तो इसकी पूरी डिटेलिंग अवेलेबल आप आगे पढ़ी हुई है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये मैं शो कर देती हूँ, ये एक डायग्राम है, काफी अच्छा है। बोर्ड में तो मैं यही बोलती हूँ बच्चों को बनाने के लिए। और एक रहा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसकी बात नहीं कर रही हूँ।
ये देखिए, ये जो है ना, कोई सा भी निकालने बात हो गई इसके, इसीलिए यही था शायद, कोई सा भी निकालिए, ये एनसीईआरटी का है, ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन में बहुत छोटा सा रीजन जो है वो यहाँ पे छिपा हुआ है, क्या है सो देखिए। मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला अभी अभी कि डीएनए का स्ट्रैंड, इसने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों स्ट्रैंड लिख दिया। आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोडिंग स्ट्रैंड नीचे लिखिएगा, बट बेचारा कभी कोडिंग नहीं करेगा। नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, नेवर कोड्स। मैं लिखवाऊंगी कि आपको इसमें नेवर कोड्स, कभी ये कोडिंग करता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि इसका ये क्या है, प्रोमोटर रीजन है, और ये टर्मिनेटर। तो क्या इसकी कहानी यही खत्म हुई? क्या इसके आगे नहीं है डीएनए है? क्या इसके पीछे नहीं है डीएनए है? लेकिन डीएनए किसको, आरएनए के बनने को मॉनिटर करेगा। कोडिंग स्ट्रैंड नेवर कोड, तो ये बेचारा तो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो ये वाला स्ट्रैंड है, इसको देख के, इसके नाइट्रोजनस बेसिस की पढ़ाई करके इसके अकॉर्डिंग आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। यही छोटी सी बात बोली थी मैंने, और कुछ नहीं है। आप क्लियर है अरुणिमा? ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो मुझे आपको सिखाना है, काफी अच्छा है, क्योंकि इस टेबल के बाद आपको एक पॉइंट मिला है, तो मैं यही इसी के बाद लिख देती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इससे, तो आपको समझ आ जाए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कई लोग इसको कार्बोक्स रूल भी बोलते हैं, कई लोग इसको चारबॉक्स रूल भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। CHARGF। अरुणिमा आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? मैम स्कूल में तो अभी समर वेकेशन चल रहा है, उससे पहले आई थिंक हम लोग 3rd चैप्टर पे थे। अच्छा हाँ, सब जगह वही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक ही हुआ है। बताइए मैं कितने इत्मीनान से करा रही हूँ, ऊपर से स्कूल में रोज क्लासेस होती है, मेरी अल्टरनेटिव होती है, तब भी कितना आप लोग 6 चैप्टर पे चले गए, है ना। मैम स्कूल में फालतू में पता नहीं क्यों ट्रूमन और फिर बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, जो कि प्रीवियस में क्वेश्चंस है भी नहीं उससे। हाँ वो होता है, इंटरेस्ट उनको आ रहा होगा इसलिए वो पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए चारबॉक्स रूल की मैम बात। मेरे स्कूल में भी 3rd मैम चैप्टर। बक्सर डीवी में मैम तो 5 तक हो गया है। क्या बोल रहे हैं? बक्सर डीएवी में मैम चैप्टर 5 तक हो गया है। अच्छा अच्छा, चलिए एक मेरे फ्रेंड और चारबॉक्स रूल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी बात बताई थी मैंने आपको क्या सिखाया है। जब भी मैंने आपको बोला, अगर मैं इधर लिखती हूँ प्यूरिन, ठीक है, और इधर अगर मैं बोलती हूँ पायरीमिडीन, इधर मैं क्या बोलती हूँ आपको, पायरीमिडीन, ठीक है। तो जब हम इस प्यूरिन और पायरीमिडीन की बात करते हैं, तो हमें पता है एडेनिन और गुआनिन जो है ये प्यूरिन है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस, एडेनिन है, ये क्या है, गुआनिन है। और पायरीमिडीन्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ हम लोगों के पास क्या है, डीएनए की बात कर रहे हैं। ये क्यों एप्लीकेबल होता है डीएनए पे, तो भी आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। खुद ही होता है ना कि कई चीजें जब हम सीख लेते हैं तो हमें आंसर खुद ही मिल जाता है, तो आपको खुद ही आंसर अभी मिल जाएगा। पायरीमिडीन की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, थायमीन बचा। पहले साइटोसिन लिख देते हैं अल्फाबेटिकली, फिर हम लोग की लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, साइटोसिन है, साइटोसिन। और ये क्या है, थायमीन है, ये क्या है, थायमीन। कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला कि जो स्टेटमेंट दे देती पहले, द अमाउंट ऑफ एडेनिन, जिसकी जिसके साथ बाइंडिंग करते हैं, ऐसे याद रखिए ना,
द अमाउंट ऑफ एडेनिन, जो मैंने 11th में क्वेश्चन कराया था, अभी करा रही हूँ, सब याद आ जाएगा आपको। द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू, इसके इक्वल द अमाउंट ऑफ थायमिन, द अमाउंट ऑफ थायमिन, ठीक है। और फिर क्या है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एडेनिन को, जो आपको रूल अभी तक पता है वो यही है कि एडेनिन की बाइंडिंग हम लोग थायमिन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ कराते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, दो ही बचा हम लोगों के पास, क्या क्या बचा है यहाँ पे, साइटोसिन और ये गुआनिन बचा है, ठीक है, उसके लिए लिख दीजिए द अमाउंट ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे क्या इन्होंने दिमाग की दही रख के रखा हुआ, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनाते ही बच्चे। द अमाउंट ऑफ गुआनिन, द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू, किसके अमाउंट के बराबर, द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, अमाउंट ऑफ साइटोसिन, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना, चारकॉफ साहब जो है, इनके पास कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, इनको बहुत ज्यादा नहीं पता था कि हाँ डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या करता है, क्या काम करता है उसका, ठीक है। बट इतनी सारी छोटी छोटी जो चीजें है ना, कि हाँ हमें पता है कि एडेनिन जो है ये हमेशा थायमिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। साइटोसिन जो है ये हमेशा गुआनिन के साथ बाइंड करेगा, ये पर बहुत बेसिक, जैसे वाटसन एंड क्रिक को पता था कि इतना अच्छा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैरी करता है, ऐसा नहीं था इनके पास कुछ अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या है, चारकॉफ रूल है, ठीक है। चारकॉफ रूल के ऊपर एक क्वेश्चन अगर आप कीजिए तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कीजिए मेरे साथ क्वेश्चन, लिखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। in a DNA, the percentage of adenine, the percentage of adenine is 10%, आसान दे देती हूँ, 10%, then calculate the percentage of then calculate the percentage of guanine, 40%। 40%। चलिए सारे बच्चे बोलना स्टार्ट किए। एक अरुणिमा ने बोला, और सारे बच्चों ने तो बोला है। कैसे बनेगा ये, एडेनिन और थायमिन दोनों टोटल 20% हो जाएगा, और 100 माइनस 20 80, तो 80/2 40। वेरी गुड, ठीक है। देखिए ये रहा एक डीएनए का स्ट्रक्चर, क्या है ये, डीएनए का स्ट्रक्चर है। जब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है उनके लिए मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। तो इस डीएनए में जगह जगह आपको पेयरिंग दिख रही है, डीएनए में आपको क्या दिख रहा है, जगह जगह आपको पेयरिंग दिख रही है, जिसमें जब इसने बाइंडिंग करा है, ठीक है। तो कैसे बाइंड कर रहा है ये जो डीएनए है इसमें बहुत क्लियर नहीं है, बट लिख रहा है ये, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए
ये जो आपको बता रहा है यहाँ पे, अब ये क्या है, पेयरिंग देखिए ध्यान से, बेस पेयर ये दिखा रहा है, ये कह रहा है ग्रीन वाला क्या है, साइटोसिन है, येलो वाला क्या है, साइटोसिन के साथ हमें पता है कि गुआनिन बाइंड करेगा, ठीक है, तो ये गुआनिन है। एडेनिन के साथ कौन बाइंड करेगा, थाइमिन बाइंड करेगा, तो ये हम लोगों को पता है, ठीक है। चार बॉक्स साहब बता के गए, क्या देखिए बता के गए, ये खुद ही बता के गए, एडेनिन का अमाउंट जो है वो थाइमिन के बराबर होगा, एडेनिन का अमाउंट जो क्या है थाइमिन के बराबर होगा, मतलब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखा रखा है एग्जामिनेशन के लिए, उसको आप कर लीजिए। जब इसका सोल्यूशन आप बनाना स्टार्ट करेंगे, आप पहले लिख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, गिवन एज, इसका परसेंटेज आपको दिया है एडेनिन बराबर 10%, अकॉर्डिंग टू चार बॉक्स रूल, तो एडेनिन बराबर थाइमिन, so because adenine is 10%, adenine is 10%, so T will be also 10%, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं A प्लस टी, A प्लस टी देखिए आप, तो A प्लस टी आप जब कीजिएगा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 20%, दो को छोड़ दिया हमने, साइटोसिन और गुआनिन को हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि C प्लस G इज इक्वल टू 100 माइनस 20, क्लियर है। जितना लिया जगह एडेनिन और थाइमिन में, उसमें से आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए साइटोसिन और गुआनिन को निकालने के लिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे C प्लस G का डेटा कितना आया है, 80 आया है। तो चारगोब साहब ये भी तो बता के गए A बराबर T, तो C बराबर G, ये भी तो बता के गए ये, क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर G होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू 40। सो इसका पूछ रहा है आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गुआनिन, तो परसेंटेज ऑफ गुआनिन जो है ये हो जाएगा आपका 40%। किसी को कोई डाउट अब इसमें, देखिए मैंने फोटो लगा के आपको समझा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ये कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू चार बॉक्स रूल, कैसे बनता है ये अकॉर्डिंग टू चार बॉक्स रूल बनता है, तो छोटी सी बात बताई थी, ठीक है। हालांकि बहुत सारा स्टेटमेंट भी इनका ये हो गया होगा आप लोगों का मेरे ख्याल से, बहुत सारा इनका स्टेटमेंट भी मैं लगा देती हूँ। बताइए एक टेबल से कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकले, और आपके नीट के क्वेश्चन में क्या करेगा, उसमें नीट के क्वेश्चन में ढूंढिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में A प्लस टी बराबर C प्लस G, ऐसे ऐसे करके गलत, उसमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा, बैठे बैठे वहां पे सोचते रहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। चार समझा तो मैंने दिया है, है इसके पास अवेलेबल, कोशिश करी है, बहुत आसान है इतने सारे क्वेश्चन। एनसीईआरटी वाला जो बैक क्वेश्चन है एक बार डिक्टेट कर दीजिएगा, वो मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में दे दूंगी, ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर है। तो ये रहा, एक तो ये रहा, बहुत सारा, बहुत इजी है, इजीएस्ट है, हम इसको इजीएस्ट बोल सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं लगाना है कि आपको समझ में आए। ये देखो कि अमाउंट ऑफ एडेनिन जो है वो अमाउंट ऑफ थाइमिन के बराबर होगा, बस यही लिखा है। कनेक्शन नहीं पता था इनको, उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं थी, बेचारे कुछ भी काम कर रहे थे, तो हम लोग तो जो है जो चीजें हैं वही आपको सिखा रहे हैं, बट ये कुछ नया काम भी करते थे। ये देखो अब ये क्या है, इसमें कुछ नया थोड़ी है, तो पता ही आपको एडेनिन मस्ट पेयर विद थाइमिन, आप बोलेंगे तो हमें पता है, तो रूल बना दिए। ये वही हाल हो गया किसका, वो सटन एंड बबेरी वाला, याद आया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल बोल के गए कि भाई फैक्टर और जीन की वजह से होगा, तो इन्होंने बोला चलो मैं बोल देता हूँ कि क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, वही इनका भी हाल है। चारगोब साहब का दिमाग लगाया, बट इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फॉर्म होते हैं, एक बंदा यहाँ पे बना भी रहा है।
ये हाथ से। चलिए 2 सफिशिएंट कर रहा हूँ, बाकी तो डीए में अपने आप नहीं क्या है, जायंट मॉलिक्यूल है, इसकी केमिस्ट्री की जितनी बात करी जाए कम है, अपने आप में नहीं है। 4 बॉक्स रूल में कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन में दे दूंगे इसको। ये हो गया 4 बॉक्स में। और इधर रहा थोड़ा बहुत इनका स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, और भी आप चाहे तो इसमें फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं इसके लिए बनते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने 4 बॉक्स रूल बताया है। आप में से कोई भी स्टूडेंट इसके ऊपर सेम इसको फॉलो करता होगा, बेसिस बदले हुए होंगे। एनसीईआरटी का एक बैक क्वेश्चन है, बताइए तो मुझे डिक्टेट कीजिए। मेरे पास बुक नहीं है, मतलब अभी मैंने ओपन नहीं करके रखा हुआ है, इस वजह से टाइम भी मेरा सेव हो जाएगा। बोलिए तो उधर देखिए, बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बोलिए। बोलना स्टार्ट कीजिए या फिर मैं ही निकालूं? आवाज जा रही मेरी? मैम नहीं है ऐसा वाला। आवाज नहीं जा रही क्या? यस मैम। जा रही है ना? एनसीईआरटी के बैक यस मैम, क्वेश्चन। मिल गया। हाँ जरूर होगा, शायद 3rd नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है? मैम सेकंड है। 2nd है, हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। इफ a double stranded DNA If a double stranded DNA has 20% of cytosine has 20% of cytosine 20% of cytosine, calculate the percentage of adenine in the DNA. कैलकुलेट है ना, सेम कॉपी क्वेश्चन है या नहीं है? Yes, कैलकुलेट किसका पूछ रहा है? adenine अच्छा ठीक है, परसेंटेज ऑफ, इसको तो मतलब लिखने के साथ बच्चे मुंह से आंसर कट आउट करते हैं। 30%. 30%। हाँ adenine। इसका आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन ये भी चला गया, डेटा बदल के नहीं दे दीजिए। तो इतना लिख देती हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, explain charges rule। इसके ऊपर आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए आगे बताना स्टार्ट। एक चीज है जो बीच में मिसिंग हो गई पूरी तरह से, ये सोचा था कि अचानक से याद आया मुझे, बहुत कर ले, जो मैं आपको यहाँ पे क्रोमोसोम सिखा रही थी। ये देखिए, ये पेज है, क्रोमेटिन सिखाया था मैंने आप लोगों को, याद आया? सारे बच्चों को क्रोमेटिन सिखाया था मैंने। क्या सिखाया था? क्रोमेटिन सिखाया था, ठीक है। तो क्रोमेटिन जब आप देख रहे थे, तो क्रोमेटिन में आपने क्या देखा था कि 1 क्रोमेटिन में एक स्पेशल न्यूक्लियोसोम्स का अरेंजमेंट होता है। क्रोमेटिन जो है नेचर में 2 टाइप के होते हैं। क्रोमेटिन जो है नेचर में 2 टाइप के होते हैं। क्रोमेटिन जो है ये नेचर में 2 टाइप के होते हैं। बहुत आसान से होते हैं। पहला है यूक्रोमेटिन। पहला क्या है? यूक्रोमेटिन। आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं सिखा रही हूँ क्या होता है। पहला यूक्रोमेटिन
और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच के डिफरेंसेस को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे ये टू नेम्स दिए हैं, ठीक है। किस बेसिस पे यूक्रोमेटिन बोला जा रहा है, किस बेसिस पे हेट्रोक्रोमेटिन बोला जा रहा है, कोई ना कोई रीजन होगा यहाँ। क्रोमेटिन का मतलब है ये ऐसा डीएनए का अरेंजमेंट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हेट्रोक्रोमेटिन बना दिया। मैं अगर यहाँ पे अभी किसी छोटे बच्चे को बुलाऊं और बोलूं बताओ दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, वो बच्चा एक ही बात बोलेगा कि ये यहाँ पे ना थ्रेड्स कम है, यहाँ थ्रेड्स ज्यादा है, ये जो है ये लूजली पैक्ड है, ये क्या है, लूजली पैक्ड है, और ये क्या है, डेंसली पैक्ड है। ये क्या है, डेंस मतलब घना होता है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डेंसली पैक्ड है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफरेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफरेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट मैं पूछ लूंगी क्वेश्चन में हालांकि आपसे, पहला पॉइंट यूक्रोमेटिन के लिए लिखिए, काफी आसान है, इजी है, फर्स्ट पॉइंट इसके लिए भी, और इसका पॉइंट यहाँ पे उल्टा हम लोग अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यूक्रोमेटिन में आप लिखिए क्या होगा ये कि क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, ये दिख रहा है यूक्रोमेटिन, भाई क्यों नाम दिया यूक्रोमेटिन, तो कुछ नहीं है, क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, इसको देख रहे हैं ऐसी रफ में मैंने बताया है बट आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिन आर डेंसली पैक्ड, ये कैसे हैं, डेंसली पैक्ड है, क्रोमेटिन आर डेंसली पैक्ड, डेंस मतलब घना होता है ना, तो डेंसली कर दीजिए इसको, डेंसली पैक्ड, कैसे है ये, डेंसली पैक्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बायो में जब हम किसी चीज को कलर करते हैं, हमें माइक्रोस्कोप में देखना होता है, तो इसके लिए हम स्टेन वर्ड का यूज करते हैं, स्टेन बोलते हैं हम लोग, सबको पता है स्टेनिंग बोलते हैं उसको, ठीक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको ज्यादा स्टेन की जरूरत पड़ेगी, तो कॉमन सेंस, अगर आपके पास धागे कम है तो उसको स्टेन की जरूरत कम होगी, अगर आपके पास धागे ज्यादा है तो उसको स्टेन की जरूरत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे सेकंड डिफरेंस लिख रही हूँ, क्राइटेरिया वही रख रही हूँ मैं। दूसरा डिफरेंस जो है, इसके पास क्या होगा कि जो स्टेन है, ठीक है, रिक्वायर्स, या फिर स्टेन्स लाइट, ऐसा भी कर सकते हैं आप। माइक्रोस्कोप में जब आप देखिएगा स्टेन्स लाइट दिखिएगा आपको, इसका लाइट स्टेनिंग दिखेगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और इसका जो आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, स्टेन्स। अब एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल ही पॉइंट आने वाला है, स्टेन्स डार्क, कौन सा शो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस ए वाले साइड के बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा या बी वाले साइड के, यूक्रोमेटिन की, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा याद रखिएगा, मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एग्जाम में गलत लिखते हुए देखा है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि जब कभी भी आपको लिखना हो कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है, तो क्योंकि इसके बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन लिख लीजिए, पहले क्या लिखिए, ट्रांसक्रिप्शन लिखिए, पहले क्या लिखा आपने, ट्रांसक्रिप्शन लिखा, ठीक है।
फिर उसके बाद इसको ट्रांसक्रिप्शनली बना दीजिए, ALLY जोड़ दीजिए, फिर लिख दीजिए एक्टिव। कॉमन सेंस है। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। और फिर हम लोग जब किसकी बात करते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन की, ठीक है। इतना डेंसली पैक्ड है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। क्या है ये, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ठीक है। लिख लिया सबने, बहुत अच्छा टॉपिक था ये भी, इससे भी क्वेश्चन है, मैं दे देती हूँ। यस मैम। चलिए सर, मैं क्वेश्चन वाले पेज पे कुछ क्वेश्चन लास्ट में रह जाते हैं, मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। धीरे धीरे करते करते इसमें भी बहुत सारी चीजें आप इस चैप्टर में भी सीख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा है आपने। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन euchromatin, differentiate between euchromatin and heterochromatin. चलिए कल वाला क्विज हो जाने दीजिए इधर, तो ना मतलब कुछ दिन से जो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके बोल रहे थे वो बोलना भी बचा हुआ है। ट्यूसडे का मुझे बता दीजिए कौन सा स्टूडेंट बोलेगा पहले ही। फोर्थ क्वेश्चन में लिख देती हूँ। मैम हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे बोलेंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आयुषी बोलेंगे ट्यूसडे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, वो मेरे दिमाग से भी एक दिन स्किप हो गया और याद भी नहीं रहा मुझे, उसके बाद वो स्टॉप ही हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए और तो मैम मैं क्राइडू चैट सिंड्रोम पे बोलूंगी। किस पे बोलेगी आलिया? क्राइडू चैट सिंड्रोम। अच्छा ठीक, तो थर्सडे को आपका हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट मैम। लिखिए, हाँ नेक्स्ट लिखिए, विच क्रोमेटिन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मैम मेरा है, क्या तो है फिर से बेटा का? बोलना, थैलेसीमिया। विच क्रोमेटिन, सबकी आवाज मुझे साफ आती है, इसी की आवाज ना मुझे धीरे धीरे सुनाई देती है। थैलेसीमिया मैम। अच्छा थैलेसीमिया, अच्छा ठीक है। थैलेसीमिया ही बीना को फिर से बोलना है, नहीं कोई दूसरा टॉपिक नहीं बोलना है, इसका फेवरेट है इसका। नहीं विच क्रोमेटिन, नो मैम एक्चुअली which chromatin requires less stain? आंसर बोलिए इसका, फोर्थ क्वेश्चन का। यूक्रोमाटिन। चलिए ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, mention the percentage of cytosine mevacelicline in a DNA if thymine is 15%। हाँ ठीक है, तो ज्यादा ही छोटा क्वेश्चन दिख रहा था तो मैंने देखा नहीं, ठीक है। वर्ड में मैंने नहीं लिखा ना, इसलिए लेंथ छोटी हो गई इसकी। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन लिखो, what do you understand
by the ट्रांसलेशन। तो लिख दीजिएगा, एक बार और मैंने आपको कराया था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए, मतलब आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो लिखा हुआ सेंट्रल डॉग्मा पे। तो मैंने एक पूछ लिया छोटा सा, कुछ याद नहीं रहा था क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन, मैंने आपको बोला है कई क्लासेस में मैंने दिया है, तो मैंने यही बोला था आपको जो बेसिक है, जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने दिया, तो मैंने बोला आपको जो एक दो बेसिक आता है वो आप लिखिए। अब जैसे कुछ डिटेल में आपने सीखा तो मैं उसके लिए दे रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आ जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा करें तो क्वेश्चन तीसरे पेज पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए which bond joins cytosine and thymine in a DNA। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, कई बार आपने किया है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन। मैम मतलब 8 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं रहे, मतलब साइटोसिन कैसे गुआनिन के साथ करेगा और थायमिन कैसे एडेनिन के साथ करेगा? ओ अच्छा, नहीं 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 नहीं, हाँ ये ना मैंने साइटोसिन और यहाँ पे मुझे गुआनिन देना है, मैं दूसरा ही सोच रही थी, मुझे लगा मैं परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे रही हूँ। साइटोसिन एंड गुआनिन, और ठीक है, साइटोसिन एंड गुआनिन दोनों का भी पूछा जा सकता है। अब मुझे आगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। which chromatin which टाइप भी लिखा जा सकता था यहाँ पे, which chromatin is transcriptionally inactive। हेट्रोक्रोमेटिन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आपके क्वेश्चन। mention the nature of bond, mention the nature of bond between all nitrogenous bases, all nitrogenous bases of डीएनए। इसमें सबका बारी बारी से बता दीजिएगा, एक तरीके से वही क्वेश्चन है, इसको मैंने पूछा है दूसरे तरीके से। ऑफलाइन क्लासेस फिर भी बहुत ठीक है, यहाँ पे तो बंदा एक जगह बैठा बैठा ही बीमार पड़ जाता है कि नहीं, एक जगह बैठेगा अगर 24 घंटे। मैम हाँ बोलिए। 10th क्वेश्चन जो लिखे हैं उसके इधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। हाँ
ठीक हो गया, सब दिख रहा है। मैम 1 मिनट। लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा और बताऊंगी। हो गया मैम। देखिए, तो ये जो काम था वो खत्म हो गया। चलिए पीछे मैं बताती हूँ और आपको। इस सेंट्रल डॉगमा पे चल रहे थे हम लोग। कहाँ चल रहे थे? सेंट्रल डॉगमा पे। इससे कहाँ कहाँ बातें कनेक्ट हुई देखिए, कौन कौन सी चीज नहीं निकल के सामने आएगी। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में, ठीक है। और रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन मैंने सोचा था स्टार्ट करूंगी, बट उसकी पहले भी और भी बहुत सारी चीजें आगे बीच में निकलती इतना है, कई बार आ जाती है चीजें निकल के बीच में। टाइप्स ऑफ आरएनए, ये क्वेश्चन देना मैं भूल गई, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये डीएनए को, मतलब ये जो है ये कोडिंग का, प्रोटीन इसी का कोड पढ़ के बनता है। टीआरएनए जो है यही अमीनो एसिड ले जाके, सबका अलग अलग काम है। तो आप जितना ज्यादा इसके डेप्थ में जाएंगे, वो सारी चीजें धीरे धीरे करते करते हम लोग करेंगे उसको। बट वो जो है प्रोसेस, उसको मैं थोड़ा सा आगे आपको समझाती हूँ। देखिए, एटलीस्ट रेप्लिकेशन फॉर्क तो मैं दिखा ही सकती हूँ, मेरे पास टाइम है कुछ दिखा। सेंट्रल डॉगमा है ये, तो रहने दीजिए, नेक्स्ट पेज पे रेप्लिकेशन फॉर्क पहले समझाती हूँ मैं आपको। सबसे तो जीरो लेवल का ये है, तो पहले इसको निकालते हैं। एटलीस्ट कुछ तो समझे आप लोग। चलिए, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। आप बोलेंगे ऐसा तुमने देखा ही नहीं कभी डीएनए का स्ट्रैंड, ये कैसा डीएनए का स्ट्रैंड है ना? किस नजरिए से इसको बोला जा रहा है अभी मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। ऐसे समझिए, देखिए, ये जो आपको यहाँ पे पेरेंटल डुप्लेक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये पेरेंटल डुप्लेक्स बोल रहा है, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है? एक्चुअली में ये ओल्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है। ये क्या है? ओल्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है। क्या है ये? ओल्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से उठ के आया। एक्चुअली में क्या होता है जब हम लोग इसको बनाते हैं, अगर मैं एक्चुअल डायग्राम की बात करूँ, तो एक्चुअल में अगर हो सकता है कोई एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हो किसी ने, एक्चुअली में हम लोग जो ओरिजिनल डायग्राम जिसको मानते हैं तो इसको मानते हैं। रीजन बता रही हूँ क्यों इसको मानते हैं हम। ये इस दोनों को रहने देती हूँ, एक को मैं डिलीट करने का सोच रही थी, तभी तो आपको फर्क पता चलेगा कि एग्जाम में ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए, एक बात समझिए यहाँ पे, जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या रीजन है कि हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, तो एक चीज समझिए छोटी सी, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। क्या है ये? डीएनए का स्ट्रैंड है। एक 5 नंबर के क्वेश्चन को समझाने में मुझे पूरा 1.5 घंटा लगेगा। नेक्स्ट पीरियड पूरा पूरा 1.5 घंटा, ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं लगेगा। तो एब्सेंट नहीं होइएगा। 2000% गारंटी है कि अगर इस साल तो हुआ ही नहीं पेपर, इस साल की बात ही छोड़ दीजिए, तो प्रीवियस पेपर किसको माना जाएगा? 2020 वालों का। उसमें सीबीएसई का पेपर निकाल के देखिए, अगर उसमें नहीं आया होगा तो आपको 2000% मेरी तरफ से गारंटी है ये क्वेश्चन डीएनए रेप्लिकेशन जरूर आएगा, बिल्कुल। और समझाने के बाद बहुत अच्छा लिखते हैं बच्चे इसमें, बहुत ज्यादा अच्छा लिखते हैं इसको, बहुत अच्छा। तो धीरे धीरे समझिए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में आपको देती हूँ, कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे। देखिए, ये है डीएनए। ये क्या है? डीएनए है। नीचे भी मैंने बनाया, मैं फिर से बना रही हूँ। ये डीएनए है, ठीक है।
क्वेश्चन इज दैट आखिर ये डीएनए अपनी कॉपी बनाना कैसे स्टार्ट करे? बात समझ आ रही होगी, मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। कहाँ से स्टार्ट करें? कहानी कहीं से तो स्टार्ट हो, ठीक है। होता क्या है, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ऊपर में ऐसे लिपटा हुआ छोड़ दीजिए और नीचे इसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। और होता है ना कि हम लोग अपने दिमाग में स्केल और पैरामीटर मानते हैं। तो एक क्वेश्चन आप मेरे से अगला पूछेंगे, आप लोग सारे बच्चों का मेरे से क्वेश्चन होगा कि आपने इसको सही और इसको गलत क्यों बोला, जबकि ज्यादातर नेट पे अवेलेबल जो डायग्राम्स थे वो ऐसे थे। इसलिए बोला क्योंकि कोई भी इस तरीके की लेबलिंग करी नहीं गई है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो आपको ये बता दे कि यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्टिंग स्ट्रैंड है और ये डाउनवर्ड डायरेक्टिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसा कोई भी शब्द यूज नहीं किया है। इसके बजाय किस चीज को और किस टर्म को हम लोग यूज करते हैं सो समझिएगा। किसको हम लोग यूज करते हैं सो देखिए। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं ना ऊपर लैडर पे, छत पे जैसे चढ़ते हैं, वो जो सीढ़ियाँ होती है पुरानी, अभी वाले सीढ़ी की बात नहीं करती, वो सीढ़ियाँ जो बांस की बनी होती है ना उसकी बात कर रही हूँ। लैडर पे जैसे हम चढ़ते हैं, ठीक। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात ये है कि जब हम डीएनए की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डीएनए की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, उसी के अंदर, ठीक है, एक का नाम, इसके ऊपर जो स्ट्रैंड है ये नीचे से ऊपर के तरफ के डायरेक्शन पे बनता है। 2000% इस चीज की गारंटी है। तो जिसकी वजह से हम लोग इस पेरेंटल स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं। लीडिंग मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो उसको बढ़ना बोलते हैं, नीचे जाने को घटना बोलते हैं। मैथ्स में अगर आप एक ग्राफ भी बनाते हैं ऐसे 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 तो आप बोलते हैं अच्छा यहाँ पे इसका रेट ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, इतना हर चीज पता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है कि जब आप किसी चीज को ऊपर ऐसे हवा में भेज रहे हैं, हवा में नहीं मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका नाम तो लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। और ये दूसरे साइड वाला जो स्ट्रैंड है इसका नाम लैग, मतलब पता है ना, उतरना, नीचे डाउन होना, जैसे बोलते हैं उसका लैग फेज चल रहा है, लैगिंग फेज चल रहा है। बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, ग्राफ में कई जगहों पे आपको सुनने को मिलता है लैगिंग वर्ड, ठीक है। मैं भी फेज लिखने लगी, इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो आपके हाथ के बाईं तरफ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, किधर, आपकी जो बॉडी है, आपको जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये जो स्ट्रैंड नजर आ रहा है दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड, और राइट साइड में जो स्ट्रैंड नजर आ रहा है दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। हायर लेवल की जितनी भी किताबें हैं उसमें सारे डायग्राम ऐसे बने हुए हैं। इसने क्या करा है यहाँ पे, ये इसको घुमा दिया पकड़ के, नीचे जो था इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। आगे जो सारा काम है वो आप कैसे समझने वाले हो, वो आपको इसी डायग्राम से समझ आने वाला है। ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, लेफ्ट साइड में जो आपने लीडिंग स्ट्रैंड देखा है, लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए का स्ट्रैंड बनता है उसका कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस पे नीट के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ढूंढिए। चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग काम मैंने, क्वेश्चन है किस पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, लीडिंग स्ट्रैंड पे, लैगिंग स्ट्रैंड पे, बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड पे, नन ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन है लैगिंग स्ट्रैंड किस साइड में आप प्लेस करना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, इस पोलैरिटी के ऊपर एक्सप्लेनेशन बाकी, तभी तो मैंने बोला 1.5 घंटा कम पड़ जाता है। एक छोटा सा डायग्राम है बट इसकी 5 स्टेप्स में सारे डायग्राम बनेंगे, इसकी मशीनरी होगी, सारी चीजें आपको वहां पे मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट आपको याद रखिएगा, लीडिंग स्ट्रैंड किधर बनाना है, लैगिंग स्ट्रैंड किधर बनाना है, ठीक है। बाकी तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। आज की क्लास में किसी कोई डाउट तो पूछ लीजिए। कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। मैम इस पूरे स्ट्रक्चर को इनर एप्लीकेशन फॉर्क का नाम दिया हुआ है।
वॉल्यूम तो मैंने फुल ही कर रखा है, इसलिए मैं इस डिवाइस से कनेक्ट नहीं करती। मुझे आवाज बहुत कम आ रही है महिमा, फिर से बोलिए। मैम आई वाज सेइंग कि मतलब ये पूरे जो स्ट्रक्चर है पढ़ा है इसी को रेप्लिकेशन फॉर्क का नाम दिया हुआ है ना। हाँ, ये जो उल्टा ऐसे ऑपोजिट उल्टा वाई हम लोग ऐसे लिखते हैं और उल्टा कर दीजिए इसको, तो इन्वर्टेड वाई शेप्ड शेप को कैरी करने का काम कौन करता है? रेप्लिकेशन फॉर्क करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अभी तो ये ट्रेलर भी नहीं बोल सकते, मूवी का ट्रेलर भी नहीं है इतना, तो मतलब जैसे एक होता नहीं कि फ्लैश में दिखाते हैं कि भाई हाँ ये हीरो हीरोइन, अभी बस उतना ही हुआ है, ठीक है। अभी तो बस मैंने आपको दिखाया है कि इधर वाले साइड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इधर वाले साइड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अभी जो पूरी स्टोरी है पूरी, अभी मैंने आपको पोलैरिटी, हालांकि थोड़ा सा मैंने 11th से एक्सप्लेन किया था, बट उस वक्त सारे बच्चे अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें भी जो है वो मुझे अभी बतानी है आपको, बाकी है वो मैं बताऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कुछ और समझने में दिक्कत हो पूछ सकते हैं। नो मैम। क्लियर है? यस मैम। चलिए लीव करूँ मैं? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू मैम।